हेलो स्टूडेंट्स। तो देखें, जो भी स्टूडेंट्स अब 10th क्लास से 11th क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं उन लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस। इसीलिए आज की वीडियो का टाइटल मैंने रखा है व्हाट चेंजेस आफ्टर 10th क्लास। 10th क्लास तक आप जैसे पढ़ते आए हैं वो सारे तरीके अब बिल्कुल बदलने वाले हैं। सबसे पहले जब आप 10th क्लास क्लियर करते हैं तो 10th क्लास क्लियर करने के बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर आप जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन से आपकी आगे की पूरी लाइफ डिसाइड होने वाली है, आगे की पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। तो 10th क्लास के बाद जब आप 11th क्लास के अंदर मूव करते हैं तो क्या चेंज होता है? सबसे पहले आपकी लाइफ चेंज होती है। जी हाँ, जो मैं आपसे कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10th क्लास के बाद अपनी लाइफ कैसे जाने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बचपन से लेकर आज तक हम सुनाओगे 10th क्लास अच्छे से कर लो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा, नहीं। ये उस चीज को सेट करने की शुरुआत है। जब आप 10th क्लास से 11th क्लास मूव करते हो तो आगे फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हो? आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, आप एक इंजीनियर बनने वाले हो, पायलट बनने वाले हो, आप सीए बनने वाले हो, आप आईएएस आईपीएस बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो? सब आपकी जो शुरुआत होती है इस बनने की, आपका करियर बनने की, आप एक एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो, उन सब की शुरुआत होती है यहां से 10th क्लास के बाद से। तो अगर आपने भी 10th क्लास को क्लियर कर लिया है और अब आप 11th क्लास के अंदर मूव करने वाले हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये आपके परसेप्शन को बदल सकता है, ये आपको और ज्यादा क्लैरिटी दे सकता है अगर आप 10th क्लास के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का डिसाइड कर चुके हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ और देखते हैं सबसे पहले कि क्या सबसे पहली चीज है जो यहां पर चेंज होती है और जो आपकी आगे की लाइफ को डिसाइड करेगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका स्ट्रीम सिलेक्शन। यस, आप खुद समझते हो कि आप जिस स्ट्रीम को चूज करने वाले हो आपकी आगे की लाइफ उसी के अराउंड घूमने वाली है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कौन से स्ट्रीम चूज करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जोश जोश में आकर या किसी और को देखकर, किसी अपने फ्रेंड को देखकर, मैंने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं। कई स्टूडेंट जो जेईई और नीट की तैयारी करने हमारे पास आते हैं, मिड ऑफ द प्रिपरेशन में हमें पता लगता है, उनको तो पहले से पता होता है, हमें पता लगता है उनसे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, वो ना पढ़ रहे होते हैं ठीक से, ना परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। तो उनसे पूछने पर ये पता लगता है कि उनके दोस्तों के पूरे ग्रुप ने साइंस लिया था, इसलिए मैंने भी साइंस ले लिया। अरे ये कौन सा तरीका है? आपके 5 दोस्त साइंस ले रहे हैं तो आप भी साइंस ले लोगे? भाई ये दोस्ती निभाने का टाइम नहीं है। जिंदगी में आपके दोस्त ऑब्वियसली काम में आते हैं पर इतना भी काम नहीं आते कि वो आपकी जिंदगी चला देंगे, ठीक है ना। सो दोस्ती अपनी तरफ और आपका इंटरेस्ट अपनी तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रीम सिलेक्शन। किसी के प्रेशर में आकर, ना घर वालों के प्रेशर में आकर, ना दोस्तों को देखकर, ना किसी और तरीके से आप स्ट्रीम को सिलेक्ट करें। स्ट्रीम सिलेक्ट करें अपने गोल को लेकर, अपने इंटरेस्ट को देखकर। क्या आप अगले आने वाले 6 सालों तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर परफॉर्म करेंगे? क्या आप अपने इंटरेस्ट उसके अंदर मेंटेन कर पाएंगे? क्या आप उस लेवल पे जाकर उस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे ताकि आप अपने उस गोल को आसानी से अटेन कर सकें? स्ट्रीम सिलेक्शन को टाइम दो, जल्दबाजी में स्ट्रीम सेलेक्ट ना करें। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देखें, जो लोग सक्सेसफुल हो गए, जिनको अपना आइडल मानते हैं, उन्होंने कैसे वो काम किया, उनकी जर्नी को ढूंढने की कोशिश करें। कुछ लोगों का पहले से उनको क्लियर होता है कि मेरा इंटरेस्ट है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट बायो में तो है, कुछ लोगों का मैथ्स में तो है, कुछ लोगों का बायो मैथ्स दोनों में है, कुछ लोगों का कॉमर्स में होता है। तो आइडेंटिफाई करें अपने इंटरेस्ट को, साथ ही साथ अपने कैलिबर को भी। कई बार हमें इंटरेस्ट नहीं पता होता है, बस हम ऐसे ही थोड़ा सा क्यूरियस होने की वजह से उस सब्जेक्ट को ले लेते हैं, लेकिन आगे जाके पता लगता है कि यार आपकी जो एबिलिटी थी वो सब्जेक्ट के वर्ड्स थी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने से पहले टाइम लें, खुद से बात करें, आपके बड़े भाई बहन जो भी हों उनसे बात करें, आपके जो भी मेंटर्स हैं उनसे बात करें, पेरेंट्स से बात करें। उनको अगर वो आपको प्रेशराइज करेंगे नहीं तो यही स्ट्रीम लो, तो उनको समझाओ कि मैं क्यों ये स्ट्रीम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों ये स्ट्रीम लेना चाहता हूँ। आपके जो भी मतलब बेसिकली आप जो भी बोल रहे हो उसको ना फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट करो, लॉजिक्स दो कि इस वजह से मैं ये करना चाहता हूं और इस वजह से मैं करना चाहता हूं। लेकिन ध्यान रखना, आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी आप पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए, आपने सिर्फ 10th क्लास क्लियर की है। तो कई बार आप सिर्फ भावुकता में बहकर, है ना, हर इंसान अपने आप को बॉन्ड समझता है, तो आप भावुकता में बहकर क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लोगे, फिर वो आगे जाके गलती हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप पेरेंट्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज्यादा है और वो चीजों को समझते भी हैं।
इसलिए म्यूचुअल डिस्कशन से आप अपने फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे और उसके बाद ही अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करें। तो एक बार आपने क्लियर कर लिया है कि भाई मुझे अब ये स्ट्रीम लेनी है, आपको साइंस लेना है, आपको आर्ट्स लेना है, या फिर कॉमर्स लेना है, या फिर आपको किसी और रास्ते पर भी जाना है, स्पोर्ट्स वगैरह हो, तो जो भी हो उसको बहुत अच्छे से डिसाइड करें। स्ट्रीम कौन सी सिलेक्ट करनी है इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूं जो कि चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एडेड है। तो आप ध्यान दें, अगर आपने साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट की है, क्योंकि हम तो जेई और नीट के टीचर्स हैं जो आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करवाते, तो मैं अब आपसे बात करूंगा साइंस के अंदर। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज की है तो साइंस स्ट्रीम में भी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहेंगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो पहला पॉइंट आता है जो आपकी लाइफ चेंज करेगा वो है आपकी स्ट्रीम। अगर आप साइंस लेंगे तो आप एक अलग डायरेक्शन में जाएंगे, अगर आप आर्ट्स लेंगे तो एक डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर आप कॉमर्स लेंगे तो आप एक अलग डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। लेट्स से आपने साइंस चूज कर लिया और अब आप जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब ये वीडियो स्पेसिफिक होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना जिसकी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहां पर अब बहुत कुछ चेंज होता है। आइए मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो चेंज होता है वो आता है आपका सब्जेक्ट एंड उस सब्जेक्ट की मेथोडोलॉजी या फिर उसका नेचर, ठीक है। 10th क्लास तक जिस साइंस की आप एक बुक पढ़ते थे, छोटी सी बुक होती थी, उसमें फिजिक्स भी होती थी, केमिस्ट्री भी होती थी, मैथ्स भी होती थी और बायो भी होती थी। अब वो बुक जो है वो आपकी छोटी सी जो बुक है वो बहुत बड़ी हो जाएगी और ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। आप ऐसा सोचो कि फिजिक्स की भी कोई एक बुक होगी ऐसी कोई एक बुक नहीं होती। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी की भी हर एक सब्जेक्ट के दो पार्ट्स हैं, है ना, 1 2 1 2 1 2। खैर, अब आपका सिलेबस एक बुक के अंदर कन्फाइंड नहीं है, अब आप एक ओपन वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं ना। गेम खेले हैं आपने, ओपन वर्ल्ड गेम्स तो आप खेलते हो, तो आप एक ओपन वर्ल्ड के अंदर आ चुके हो। अब आपके पास फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है और बायो एक अलग सब्जेक्ट है। इतना तो आप खैर जानते ही हैं, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या चेंज होता है, 10th क्लास तक आप एक बुक से कि कुछ चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को पढ़ के आपको एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना होता है, जहां पर आपका कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं होता है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए चलती है। तो आप फोकस करें, आपके पास एक बुक के क्वेश्चंस हैं, उनको बार बार करके आप 10th क्लास के अंदर आराम से बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर करते हो। वहां आपका कंपटीशन जो आपको नजर आता है वो अपने स्कूल के अंदर दिखाई देता है ना। मैं उस पॉइंट के ऊपर भी आपके पास आऊंगा। बट अभी तक क्या होता है, 10th क्लास तक हमें मोस्टली मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% केसेस में हमें रटना सिखाया जाता है। एक बुक होती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन, सारे जिसके अंदर थ्योरी है, पैराग्राफ्स है, कई स्टूडेंट्स को तो लाइन टू लाइन, पेज टू पेज चीजें याद होती है। अगर आप भी उनमें से हैं तो कमर कस लें, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। यहां पर आपके पास कोई डिफाइंड बुक नहीं होती है जब आप जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको हर एक चैप्टर को बहुत ही डीप मोड के अंदर पढ़ना होता है। यहां पर मैटर करते हैं आपके एनालिटिकल स्किल्स। क्या मैटर करते हैं? एनालिटिकल स्किल्स, कि आप कितने अच्छे से एक सब्जेक्ट को, एक कंसेप्ट को, एक प्रॉब्लम को एनालाइज कर पा रहे हो। यहां आपको रटना नहीं होता, यहां आपको फोकस करना होता है डेरिवेशंस के ऊपर। कैसे ये फॉर्मूला बनाया गया, क्यों ये फॉर्मूला बनाया गया, यहां पर काम करती है आपकी क्यूरियोसिटी, आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर आपको काम करना होगा। ये काम करता है आपके पेशेंस के ऊपर। जी हां, जेई और नीट की जो जर्नी है वो 1 साल की नहीं होती है, 6 महीने की नहीं होती है। अगर आप 11th क्लास से प्रिपेयर करें तो 2 साल की जर्नी है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और अगर आपने कहीं भी गड़बड़ की तो जर्नी 3 साल में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आपने जो ड्रीम देखा है जेई के थ्रू आईआईटी पहुंचने का, या फिर नीट के थ्रू इंडिया के टॉप गवर्नमेंट या मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचने का, तो उसकी तैयारी शुरू होती है 10th क्लास के बाद। अब आप सिर्फ एक बुक में कन्फाइंड नहीं है, इसलिए क्लास में टीचर जो भी बोर्ड पे लिखवाता है उसको रटने की आदत छोड़ दो। हम स्कूल में होते हैं तो मैं जब बोर्ड पे एक डेफिनेशन लिखवाई जाती है तो उस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लिखते हैं और उसी को याद करते रहते हैं।
जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड पे जो लिखा है वो आपको याद होना कतई जरूरी नहीं है, लेकिन बोर्ड पे जो लिखा है क्या वो आप खुद को समझा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक शब्द, हर एक लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इस लेवल पे जाके आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होती है। ये ध्यान दें, जेईई और नीट की तैयारी करते टाइम आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि दुनिया की दूसरी दुनिया के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, नहीं। मैं आपको एक टिप देता हूं हर एक स्टूडेंट को जो जेईई नीट की तैयारी शुरू कर रहा है 11th क्लास से, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। जेईई और नीट दोनों ही एग्जाम आपके फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे जैसे आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं वैसे वैसे आपका सब्जेक्ट ग्रो होता है और आप एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को ही बड़े आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो ध्यान दें, यहां पर काम करेगी ये सारी चीजें। यहां पर सिर्फ रॉट लर्निंग से कोई फायदा नहीं होगा। आप सिलेबस इतना वास्ट है कि आप याद कर ही नहीं सकते हो। आप देख सकते हो ऐसे कई लोग का एक्सपीरियंस। सो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है आपकी एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़ें, फोकस करें और इन पॉइंट्स के ऊपर काम करें। आपने कुछ भी पढ़ा उसको समझने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ उसको याद रखने की, ठीक है। हर एक लाइन का मतलब खुद को समझाओ। क्लास में अगर आपको कोई डेरिवेशन करवाया जाता है तो उसके ऊपर काम करो। क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर जेईई और नीट को क्लियर करना चाहते हैं तो इस पार्ट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना होगा। और मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी पार्ट के ऊपर काम नहीं करते। अगर करते तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता। तो आपको 11th क्लास से आदत बनानी होगी हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो भी आपने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को आप जरूर 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 सॉल्व करें। जो सेकंड चीज चेंज होती है वो होते हैं आपके सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की मेथोडोलॉजी। अब आप सिर्फ रटकर या फिर याद कर कर अपने सब्जेक्ट में इंप्रूव नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज जो आपके पास चेंज होती है वो होते हैं आपके टीचर्स। यस, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के अंदर घुस जाते हैं तो योर टीचर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ये आपको सुनकर थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि स्कूल टाइम तक तो टीचर्स आपके बेस्ट एनिमीज हुआ करते थे मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसा नहीं है, स्कूल टीचर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडशिप उसमें रहते थे। लेकिन आप जेईई या नीट प्रिपरेशन चले जाते हो तो क्योंकि हम लोगों को आपको बहुत डीप कंसेप्ट सिखाने पड़ते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती है जो बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती है सब्जेक्ट के लैंग्वेज में, तो हम उसको किसी और तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और उसको समझाने के लिए आपके और हमारे बीच में जो लिमिट्स हैं वो थोड़ी कम होनी चाहिए। ऑब्वियसली देयर शुड बी डेकोरम, वो हम मेंटेन करके रखते हैं। एक लेवल होता है जिसको हम आपको कभी क्रॉस करने नहीं देते हैं। लेकिन जब आप हमारे साथ आकर जेईई और नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आफ्टर पीरियड ऑफ लेट्स से 20 to 25 डेज आपको हम ही सबसे अच्छे लगते हैं, हम ही सबसे अच्छे दोस्त होते हैं आपके। आप हमारे साथ सब कुछ शेयर कर पाते हैं और इसी वजह से आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम आई है, वो सब आप हमसे खुल के डिस्कस कर पाते हैं। दूसरी चीज, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका। अब ये वो नहीं होता कि एक बुक से आपको पढ़ा दिया गया। आपके जो टीचर्स हैं, अगर आपके पास वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं तो वो आपको हर एक चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। जो जो वेरिएशन आते हैं पढ़ाई के अंदर, ना सिर्फ वो पढ़ाते हैं, वो साथ में आपको गाइड भी करते हैं हर एक स्टेप पर। जब आपने शुरुआत की तो आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, आपने अपना पहला टेस्ट दिया, आपके मार्क्स नहीं, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, अगले टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अगर आप सब्जेक्ट को नहीं सीख पा रहे हो तो किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना चाहिए, अगर किसी वजह से आपको डिप्रेशन फील हो रहा है तो किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, कैसे लाइफ बैलेंस करना चाहिए। एक टीचर के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, कंप्लीट पैकेज, जो आपको थ्रू आउट गाइड करता है, जो आपने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। इसीलिए जब आप सिलेक्ट होकर जाते हैं तो जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया उनके लिए आपके मन में एक अलग प्यार, एक अलग रिस्पेक्ट होता है और लाइफ टाइम तक आप उन्हें याद रखते हैं क्योंकि ये आपकी जर्नी में आपके साथ हर टाइम खड़े रहते हैं। तीसरा तरीका, तीसरी जो चीज़ चेंज होती है टीचर्स के बारे में, वो होता है उनका जो एक्सप्लेनेशन का मेथड है, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जिससे वो आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करवाते हैं सबसे ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। कई ऐसी चीज़ें जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, आप उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। कई बार हम लोग आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों, लेकिन उस टीचर को पता है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों करवा रहा है, क्योंकि जब तक आपका माइंड ओपन नहीं होगा प्रॉब्लम्स को लेकर तब तक आप उस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ अगेन आपके पास सिर्फ किसी किताब की पढ़ाई नहीं होती है, जो जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ जेईई और नीट क्रैक कर पाए, वो सब आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपके टीचर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है आपकी प्रिपरेशन का। जो चौथा पॉइंट चेंज होता है वो होता है लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपको कई स्टूडेंट्स को बहुत लेट रियलाइज होता है, लेकिन ये आपको रियलाइज हो जाना चाहिए जब आप जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं विजिबल कंपटीशन की। विजिबल, यस, कंपटीशन पहले भी था। जब आप सीबीएसई बोर्ड से 10th क्लास देते हैं तो वो कंपटीशन का लेवल बड़ा होता है, क्योंकि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स 10th क्लास का वो एग्जाम दे रहे होते हैं। बट वहां पर भी जोन वाइज चीजें चलती है, तो जोन में ओवरऑल नंबर कम हो जाता है। अगर आप स्टेट बोर्ड से 10th कर रहे हैं तो आपका वो जो विजिबल कंपटीशन है वो और ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन जब आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स, इवन अब्रॉड के स्टूडेंट्स भी, दुबई और यूएई से स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो भी जेई या फिर नीट का एग्जाम देते हैं। तो वहां पर आपका कंपटीशन बहुत ऊपर चला जाता है। अब आपके पास कोई एब्सोल्यूट स्कोर नहीं होता है। दैट मीन्स आप 96% स्कोर करके भी सिलेक्ट शायद ना हो, और हो सकता है आप सिर्फ 80% स्कोर करके भी सिलेक्ट हो जाए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। आपकी परफॉर्मेंस और किसी और की परफॉर्मेंस के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है, और जो ऊपर होगा वो सिलेक्ट होकर आगे निकल जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप हो सकता है अपने स्कूल टॉपर रहे हो, है ना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक स्कूल टॉपर होते हो या आप स्कूल के टॉप 10 टॉप 15 स्टूडेंट्स में होते हो, फिर आप सोचते हो अब बस जेई नीट की तैयारी करूंगा तो मुझसे आगे बढ़ के कौन हो सकता है। नहीं, सारे स्कूल टॉपर्स यहां पर प्रेजेंट है। आपका कंपटीशन उन सभी के साथ है। 18 लाख स्टूडेंट्स इस साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं। अराउंड 9.5 लाख स्टूडेंट्स इस साल जेई का एग्जाम देने वाले हैं। यू कैन सी द लेवल ऑफ कंपटीशन। आप इन सब में से एक हो, मात्र एक। आपके जैसे से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो रियलाइज द कंपटीशन। उसी तरह का हार्ड वर्क आपको यहां पर रखना होगा। यहां ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम से 3 दिन पहले, ठीक है, 3 डेज बिफोर ऑफ एग्जाम आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आप जेई नीट को क्लियर कर सकते हैं। नहीं, यू हैव टू पुट इन ऑल द हार्ड वर्क, ऑल द स्मार्ट वर्क ऑल्सो। आपको हर दिन एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी होती है। ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। जब 10th क्लास तक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो दिन के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के काम चला लेता है। एग्जाम से 3 दिन पहले वो लगातार बहुत 8-8 घंटे पढ़ता है और उसका बहुत अच्छा स्कोर करके आता है। लेकिन वो सेम मेथोडोलॉजी जब यहां लगाता है तो कुछ नहीं होता है, उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस एग्जाम का नेचर ऐसा है ही नहीं कि आप 3 दिन या फिर 4 दिन पहले पढ़ के इसको क्रैक कर सको। तो ध्यान दें, कंटिन्यूअस एफर्ट होते हैं। यहां पे आपको पेशेंस रखना होता है, यहां पे आपको कंटिन्यूअस एफर्ट मारने होते हैं, ठीक है। ये सब अक्युमुलेट होकर आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं। सो यहां पर आपके पढ़ने का तरीका चेंज है। जैसे लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता है, आपका पढ़ने का तरीका इस हिसाब से चेंज होना चाहिए। आपको शुरुआत में जब आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन तो आप 6-7 घंटे एक साथ नहीं पढ़ पाओगे। तो शुरुआत में 3 घंटे, फिर उसको बढ़ा के 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। जैसे जैसे आपको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वैसे वैसे आप अपने स्टडी आवर्स अपने आप ही बढ़ाना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। तो चौथी चीज होती है आपका लेवल ऑफ कंपटीशन और आपकी प्रिपरेशन का तरीका। फिफ्थ और बहुत बड़ा चेंज जिसको सभी लोग जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं वो है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये बायो की लैंग्वेज छोड़ते हैं, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, हार्मोनल चेंजेस। यस, ये आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा डिटरमाइन करते हैं। देखें, आप एक यंग एज में हैं और अब आप बच्चे नहीं रहे, यू आर नॉट अ किड नाउ, आप टीनेज के अंदर मूव कर चुके हैं। और इस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोनल्स का कॉकटेल चल रहा होता है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो आपके अपीयरेंस में भी दिखाई देते हैं और वो आपके बिहेवियर में भी दिखाई देते हैं। ये वो एज होती है जहां पर आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस एज में अपने डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके हैं, वो गेम्स हो सकते हैं, वीडियो गेम्स हो सकते हैं, वीडियोस देखना हो सकता है, खेलना, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। सो उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। कभी भी आपको कोई ऐसा दोस्त मिले जो आपको इन चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्ट करे, उससे उसी टाइम दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपके आगे के आने वाले लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई स्टूडेंट्स 11th-12th क्लास में जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते, और उसके 3-4 साल बाद वो रिग्रेट करते हैं कि यार उस टाइम पर अगर मैं उस एक चीज को कंट्रोल कर लेता
तो मैं बच जाता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप गूगल पे सिर्फ क्वेश्चन मारो रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ ड्यूरिंग जेईई नीट प्रिपरेशन, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है। आप क्यों सेम पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस जरूर सीखें। तो डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप ऐसी चीजों में ट्रैप हो जाते हैं कि आप किसी से डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं। लेट मी टेल यू, आपके जो टीचर्स हैं, हम लोग जो हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहते हैं और आप ओपनली हमसे अपने ऐसे इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं जिनमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो डोंट वरी, यहां पर भी आपको गाइड करने के लिए आपके टीचर्स होते हैं, लेकिन आपको खुलकर उनसे बात करनी होती है। अगर आप चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो भी आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप हमसे इन इश्यूज के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर्स जो भी होते हैं, अगर बाय चांस आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो सबसे पहले उनसे डिस्कस करें, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है और इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती होती है आपके फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस की। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन ये आपके आगे की लाइफ को डिटरमाइन करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। इन छोटे छोटे चेंजेस के ऊपर काम करके आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं और उसको आसानी से अटेन कर सकते हैं। तो ध्यान दें, जब भी आप 10th क्लास से 11th क्लास मूव कर रहे हैं, आपने जेईई या फिर नीट की तैयारी का प्रिपरेशन का सोच लिया है, तो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। यू विल score well and you will pass the exam with flying colors.